हेलो इमर्जियंस, तो कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप लोगों ने काफी ज्यादा वेट करा था इस फर्स्ट वीडियो के लिए। तो आपकी इस डिमांड पे मैं लेके आ चुका हूं मेरी फर्स्ट वीडियो, जो कि होने वाली है आज हिस्ट्री पे। तो आज हम 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके तो नाम में भी दम है। तो क्या दिमाग में आता है आप लोगों के जब आप सुनते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में? क्या माइंड में आता है कि क्या होता है रेवोल्यूशन? क्या होता है रेवोल्यूशन? क्या आप लोगों के माइंड में आता होगा कि तलवार चाकू लेके निकल जाते हैं, गन लेके निकल जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं? क्या ये होता है रेवोल्यूशन? क्या मतलब होता है रेवोल्यूशन का? तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रेवोल्यूशन का मतलब होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम यही समझेंगे रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ग्रुप या ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता है सोसाइटी के अंदर कोई चेंजमेंट लाने के लिए, तो इसी चीज को बोला जाता है रेवोल्यूशन। तो काफी सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं किसी चीज के अंदर चेंज लाने के लिए, ठीक है, इस चीज को बोला जाता है रेवोल्यूशन। क्या है? तो फ्रेंच में ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था? क्या हुआ था फ्रेंच में कि रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ गई? तो गाइस, इस चीज की स्टार्टिंग होती है 1774 से, जब लुई 16, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, वो फ्रांस के थ्रोन पर बैठ जाता है, यानी कि फ्रांस का किंग बन जाता है। और अब किंग तो बन गया वो, ठीक है, उसने वो फ्रांस के थ्रोन पे भी बैठ गया। तो क्या चाहिए इंसान को? एक लड़की। सिर्फ 20 साल की एज में वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनी से शादी कर लेता है। 20 साल की एज में तो हम लोग अपनी पढ़ाई तक खत्म नहीं करते, लेकिन हमारे लुई 16 ने सिर्फ 20 साल की एज में शादी कर ली। कितनी क्या जल्दी थी भाई। अब लुई 16 थ्रोन पे तो बैठ गया और उसने शादी भी कर ली। अब इंसान को क्या चाहिए? क्या अब होगी इसकी बर्बादी शुरू। देखिए, जब लुई 16 थ्रोन पे बैठा, उस टाइम पे क्या होता है, लुई 16 ने क्या कर दिया होता है, फ्रांस का जो ट्रेजर होता है, यानी कि जो खजाना होता है, वो सारा का सारा खाली होने वाला होता है। लेकिन इसके रीजंस क्या है? अब ये मत सोचना कि छोटी एज में शादी कर ली तो वो इतना बड़ा बेवकूफ होगा कि सारा का सारा खजाना लुटा देगा एक लड़की के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं हो। क्या रीजन थे कि फ्रांस का सारा खजाना खाली होना शुरू हो गया था? सबसे पहला रीजन क्या था? वॉर। तो आप लोगों को पता है कि वॉर सबसे बड़ा रीजन होता है जहां पे काफी ज्यादा खर्चा होता है। लुई 16 एक पैलेस बनवा रहा था, तो उसके मेंटेनेंस के लिए, पैलेस का नाम था वर्साइल, याद रखना, तो उसके मेंटेनेंस के लिए वो बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा था। यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ता किसी के खाने के लाले पड़े हुए, नहीं, उसको सिर्फ मेंटेन करना था क्या? पैलेस अपना। उसके बाद लोन जो था, लोन पे 10% इंटरेस्ट था, ठीक है। तो एक ये भी बड़ा रीजन हो सकता है। और गवर्नमेंट के और जो और काम होते हैं गवर्नमेंट के, एक तरीके से गवर्नमेंट जो भी काम करवाती है, लेकिन लुई 16 इतना ज्यादा कुछ नहीं करवाता था। वो कहां पे खर्चा कर रहा था? वो इन चीजों पे खर्चा कर रहा था। और यही रीजन था कि फ्रांस के जो खजाना है वो खाली होता जा रहा था। फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, जो था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब क्या होता है ना, फ्रांस की सोसाइटी में 90% फार्मर्स हुआ करते थे, यानी कि 90% सिर्फ किसान वर्ग था। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेट की, तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी यानी पादरी वर्ग आता था। उसके बाद सेकंड स्टेट में किंग, जो राजा है, यानी लुई 16, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो किंग्स ऑफिशियल्स वगैरह होंगे, या फिर नोबिलिटी, ये लोग आते थे सेकंड स्टेट में। और सबसे ज्यादा बिल्कुल पिछड़ा हुआ वर्ग जिसको माना जाता था थर्ड स्टेट, उसमें आते थे कोई और बाकी जो लोग बच गए। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन आ गए, लॉयर हैं, मर्चेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, ये जो भी लोग बच गए। यानी अगर हम पुअर्स की बात करें, गरीब की बात करें, तो वो लोग इसके अंदर आते थे। अब आपको एक बात बहुत ज्यादा अजीब लगेगी, मैंने बोला कि 90%, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 90% फार्मर्स थे फ्रांस के अंदर। 90% सिर्फ फार्मर्स हुआ करते थे फ्रांस के अंदर, लेकिन फार्मर्स के पास कोई लैंड नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 60% जो जमीन है वो सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी कैप्चर करके बैठे हुए थे। यानी कि पूरे फ्रांस की 60% जो जमीन थी वो सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी के पास होती थी। और सबसे मेन बात, उन लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। क्या मतलब सिर्फ गरीब लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा? क्या उन लोगों का कोई राइट नहीं बनता? तो क्या उन लोगों को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है? क्या उन लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए था? बट नहीं, वो लोग किसी भी टाइप का टैक्स नहीं दिया करते थे। उन लोगों के पास कुछ प्रिविलेजेस थे। जो थर्ड स्टेट के लोग हुआ करते थे वो काम किया करते थे उनके पास। किनके पास? क्लर्जी और नोबिलिटी के पास। और उनका थर्ड प्रिविलेज था
वो लोग टैक्स इकट्ठा किया करते थे, किससे? थर्ड स्टेट से। तो थर्ड स्टेट के पास से टैक्स इकट्ठा करने का काम था, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग किया करते थे। यानी कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी टैक्स इकट्ठा किया करते थे थर्ड स्टेट। तो फ्रांस के लोग दो तरह का टैक्स पे किया करते थे, पहला था टिप और दूसरा टेल। यानी फर्स्ट वाला जो टैक्स था, इसमें जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो फर्स्ट स्टेट को टैक्स दिया करते थे, एज जो उनका 10% उनकी खेती होती थी, उनकी हार्वेस्ट वगैरह, वो फर्स्ट स्टेट को दे दिया करते थे। और दूसरा जो टैक्स था टेल, वो हुआ करता था डायरेक्ट टैक्स, यानी जो डायरेक्ट किंग के पास जाता था। तो अब जो एक मिडिल क्लास फैमिली होगी, यानी थर्ड स्टेट के लोग होंगे, उनको बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा था फ्रांस की सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो क्लर्जी और नोबिलिटी है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो क्या ये गलत नहीं है उन लोगों के साथ? तो हम लोग बात करते हैं फ्रांस की पॉपुलेशन के बारे में। तो 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 आते आते फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई थी। तो अब जैसे जैसे फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ने लगी। किस चीज की? दिमाग मत दौड़ाओ, खाने की यार। खाने की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी। अब स्टेटस क्या था? खाने का जो स्टेटस होता है वो हो गया था आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि खाना बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब काफी ज्यादा लोगों की डिमांड बढ़ चुकी थी खाने की, क्योंकि एक ये छोटा नंबर नहीं होता, काफी ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है 23 मिलियन और 28 मिलियन में। अब इससे क्या होता है कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। तो अब जैसे जैसे खाने की डिमांड बढ़ने लगी थी, तो उसी में ना एक टर्म आती है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो लोगों की बेसिक नीड होती है, यानी कि जो खाना वगैरह होता है, जो भी जरूरत का सामान होता है, लोगों की जो जरूरत होती है, अगर वो उन तक ना पहुंच पाए ड्यू टू सम इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से या फिर पैसे की वजह से, अगर उन लोगों के पास वो बेसिक नीड नहीं पहुंच पा रही है, अगर सोसाइटी के लोग बेसिक नीड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो यही होता है हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई थी, और उसके बाद जो खाने के दाम है, ब्रेड के दाम है, काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे। तो उसके रहते क्या हुआ था, 14 जुलाई 1789 में लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब प्रोटेस्ट के क्या रीजन थे? कि रीजन की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू करा। सबसे पहला रीजन था कि टैक्स काफी ज्यादा बढ़ गया था, और दूसरा रीजन था कि खाने के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे थे और लोगों तक बेसिक नीड नहीं पहुंच पा रही थी, लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था। अब उसी बीच में दो फिलोसफर थे जो लोगों को उकसा रहे थे कि आप लोग प्रोटेस्ट करो, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। पहले फिलोसफर का नाम था जॉन लॉक और दूसरे थे जीन जैक्स रोusseau। अब जो जॉन लॉक थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जानी चाहिए जहां पर सभी लोगों को इक्वल राइट मिले। और जो जीन जैक्स रोusseau थे, उनका ये कहना था कि जो किंग है यानी गवर्नमेंट है, उन्हें लोगों की प्रॉब्लम सुननी चाहिए, लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए। तो उसी को देखते हुए उन्होंने ये बुक लिखी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। के बीच एक और फिलोसफर थे जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू का यह कहना था कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, जैसे कि हमारे इंडिया में है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसी को देखते हुए उन्होंने एक बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉ। जो तीनों फिलोसफर हैं जिनके बारे में हमने बात करी, वो मोंटेस्क्यू हो या फिर जॉन लॉक हो या जीन जैक रोusseau हो, तो हमने जिन तीनों फिलोसफर्स की बात करी, इन तीनों फिलोसफर के आइडियाज अब सोसाइटी के अंदर बहुत तेजी से फैल रहे थे। अब सोसाइटी के अंदर लोग सिर्फ इन तीनों फिलोसफर्स के बारे में बात कर रहे थे और इन्हीं के आइडियाज को एक दूसरे को बता रहे थे और समझा रहे थे कि क्या तीनों फिलोसफर्स का कहना सही है, क्या हम लोगों को इन लोगों की बात माननी चाहिए। जहां पे भी 4 लोग इकट्ठे हो जाते वो सिर्फ यही बात करते, क्या फिलोसफर सही कह रहे हैं।